हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 2 के अंदर। स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर जो आपको आई होप कि समझ में आया होगा, तो आपने उसमें क्या क्या पढ़ा था। आपने पढ़ा था चार्ज के बारे में, जिसे हम आवेश कहते हैं। आपने चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, कब कोई चीज चार्ज हो रही है कब नहीं हो रही है, इस बारे में पढ़ा होगा। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी को हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को यानी कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग नेगेटिव चार्ज करते हैं। फिर आपने पढ़ा होगा चार्ज की यूनिट्स के बारे में, जो कि कूलॉम होती है। उसके बाद में अगर आपको उसकी सीजीएस यूनिट देखनी हो तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट पढ़ सकते हैं। अगर ईएसयू पढ़ने के साथ साथ आपको देखना फ्रैंकलिन जो उसको बोलते हैं, ठीक है। फिर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट भी पढ़ी होगी। फिर आपने पढ़ा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जिसमें आपने देखा होगा कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि होती है। और क्या क्या पढ़ा था आपने? चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास यानी आवेश द्रव्यमान के साथ में संबद्ध होता है। फिर और क्या पढ़ा था आपने बच्चों? उसमें आपने पढ़ा था कब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, कब मैग्नेटिक फील्ड आएगा, कब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएंगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज आपने इससे पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं वही आवेशों की कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज टू बी कंटिन्यूड हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए, अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हमें क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, अ चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट अ न्यूट्रल बॉडी, है ना। अगला जो उसका गुण है, अगली प्रॉपर्टी है, वो है अ चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट अ न्यूट्रल बॉडी। यानी कि एक आवेशित वस्तु एक उदासीन वस्तु को आकर्षित कर सकती है। इसका जो स्टूडेंट्स मतलब है वो है अ चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट अ न्यूट्रल बॉडी, यानी आवेशित वस्तु जो है वो एक उदासीन वस्तु को आकर्षित कर सकती है। आप पूछेंगे सर कैसे कर सकता है? अच्छा, कैन अट्रैक्ट मैं कैन हटा भी दूं तो आप समझ लीजिए कि अट्रैक्ट करती है। तो आप चाहे तो उसको हटा सकते हैं, बशर्ते मैंने क्यों कैन लिखा है कि आप अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा कर दोगे तो फिर आप ये नहीं बोलोगे कि सर ये वहां से दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, क्योंकि फोर्स बहुत कम हो जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ कि अगर पास में लाओ, कोशिश करो तो अट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको हटा भी सकते हैं, चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स न्यूट्रल बॉडी, यानी आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु को सदैव आकर्षित करती है। ये बात सत्य है। ये इस प्रकार से आप समझेंगे स्टूडेंट्स कि मान लीजिए ये एक चार्ज रॉड है और साथ में है एक न्यूट्रल बॉडी यानी कि उदासीन वस्तु। तो स्टूडेंट्स, ये है न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल कहने का मतलब क्या है? न्यूट्रल कहने का मतलब क्या ये है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है? क्या मैं ये बोलूंगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है? अच्छा, आप कहेंगे सर वो तो सब में ही होगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हर चीज परमाणु से मिलकर बनी है, एटम से। हर एटम में इलेक्ट्रॉन है। हर एटम के अंदर न्यूक्लियस है जिसे हम नाभिक कहते हैं, और उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो फिर न्यूट्रल बॉडी यानी कि उदासीन वस्तु का मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह है कि अगर उस बॉडी में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बराबर है तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, जिससे कि हम कहते हैं कि बॉडी का नेट चार्ज जीरो। तो जब भी आपको न्यूट्रल बॉडी उदासीन समझने को मिले तो आप ये ध्यान रखना कि उसका नेट जो चार्ज है वो जीरो है। नेट चार्ज जो है वो जीरो है, ठीक है। चार्ज जो है नेट वो जीरो है, ठीक है। तो ये मतलब होता है हमारे पास न्यूट्रल बॉडी का। चलिए, तो अब अगर हम देखें कि भाई ये न्यूट्रल बॉडी है और उसके सामने आप एक पॉजिटिव चार्ज रॉड लेकर आए हो, एक धनावेशित हमारे पास छड़ है, इसको इसके पास में लाने पे हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि इस न्यूट्रल बॉडी में प्लस और माइनस दोनों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी है प्रोटॉन भी है। ये प्लस इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा तो देखो नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, और प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करता है, रिपल्शन करता है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। तो अब आप कहेंगे स्टूडेंट्स क्या 100% इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। 100% इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आया। अब पूछेंगे सर ये 100% इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया क्योंकि एक बार यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो गए तो ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को नहीं आने देंगे। कारण स्पष्ट है बच्चों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है वो दूसरे नेगेटिव चार्ज को रिपल करता है यानी कि प्रतिकर्षित करता है। उसी तरह से 100% पॉजिटिव चार्ज भी आएंगे, बट आप मान के चलिए मेजॉरिटी ऑफ चार्जेस, ठीक है। ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, इस प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण होगा, अट्रैक्शन, ठीक है। इस प्लस और प्लस के बीच में रिपल्शन होगा यानी कि प्रतिकर्षण। तो आप, और ये हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, इनवर्स स्क्वायर लॉ।
वो नियम ये कहता है कि जितनी डिस्टेंस कम होगी उतना फोर्स ज्यादा लगेगा। ध्यान देना, जितनी डिस्टेंस की वैल्यू ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा तो ये क्या होगा, कम होगा हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आप बताइए कि इसमें कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी, कौन सी वैल्यू कम होगी। बताइए, अगर हम ये अट्रैक्शन की डिस्टेंस बता रहे हैं, ये रिपल्शन की डिस्टेंस बता रहे हैं स्टूडेंट्स, तो कम डिस्टेंस कौन सी, कम डिस्टेंस ये नजर आ रही है, तो जो डिस्टेंस कम होगी वो फोर्स ज्यादा होगा। देखो ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, ज्यादा है, तो कम डिस्टेंस ज्यादा फोर्स, ज्यादा डिस्टेंस कम फोर्स। तो बताइए विच फोर्स विल बी इफेक्टिव, तो वी कैन से F attraction will be greater than F repulsion। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स कि अट्रैक्शन फोर्स जो है वो रिपल्शन की तुलना में ज्यादा होगा क्योंकि डिस्टेंस कम है। तो अब जरा ये बताओ कि ओवरऑल क्या होगा इसके बीच में, ओवरऑल होगा अट्रैक्शन। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर न्यूट्रल बॉडी है कि नहीं है, अरे ये बॉडी अभी भी न्यूट्रल है, ये अभी भी पूरा का पूरा उदासीन है। कारण ये है कि प्लस और माइनस शिफ्ट जरूर हुए हैं, शिफ्ट जरूर हुए हैं, मगर बॉडी छोड़ के तो नहीं है। अभी भी इस बॉडी पर परिणामी आवेश यानी कि नेट चार्ज देखा जाए तो अभी भी जीरो है, वो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, टोटल कैंसिल आउट। क्लियर हो पा रहा है, तो हम कहेंगे कि चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स न्यूट्रल बॉडी। तभी तो आप अपने पेन को अगर बालों में घिस कर स्टूडेंट्स अगर आप उससे कागज को चिपकाना चाहते थे तो कागज आप चिपका लेते थे। ठीक है, क्या हमेशा के लिए वो कागज चिपक जाता था, नहीं। उसका जवाब आपको मिलेगा जब हम कंडक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि चार्ज बैलेंस हो जाता है बहुत जल्दी। ठीक है, तो कागज के ऊपर जैसे रखते हो तो अपोजिट चार्ज ऊपर आ जाता है और जो क्या कहते हैं कि सिमिलर चार्ज वो पीछे चला जाता है, तो डिस्टेंस कम होने के कारण वो अट्रैक्ट आता है। क्लियर हो रहा है, चलिए, तो ये हम बात कर रहे थे चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट न्यूट्रल बॉडी। अगली प्रॉपर्टीज की पढ़ते हैं स्टूडेंट। अगली प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो इसलिए क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगली प्रॉपर्टी को मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस साइड में ध्यान से देखिएगा। वो है कि रिपल्शन इज ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। रिपल्शन इज द ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी कि प्रतिकर्षण विद्युतीकरण का सबसे सही परीक्षण है। ध्यान रखना, इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ स्टूडेंट्स। ये कहता है कि प्रतिकर्षण जो है वो विद्युतीकरण का सबसे सही परीक्षण है। प्रतिकर्षण विद्युतीकरण का सबसे सही परीक्षण है। बताइए तो स्टूडेंट्स क्या मायने होंगे इसके। प्रतिकर्षण विद्युतीकरण का सबसे सही परीक्षण है, व्हाई नॉट अट्रैक्शन। आप सोचिए, इसको मैं बोर्ड साफ करता हूं और आपको क्लैरिफाई करता हूं कि ऐसा क्यों है भाई। देखिए ऐसा इसलिए है स्टूडेंट्स कि अगर मैं कहूं कि दो बॉडीज हमारे पास, एक है बॉडी ए और दूसरी बॉडी बी, और ए और बी के बीच में हो रहा है अट्रैक्शन, तो अगर इनके बीच में आकर्षण है तो क्या आप गारंटी से कह सकते हैं कि कौन सी बॉडी पे कौन सा चार्ज है? क्या आप गारंटी से बता पाएंगे स्टूडेंट्स? आप गारंटी से नहीं बता पाएंगे। कारण ये है कि इस पे प्लस और इस पे माइनस हो सकता है अट्रैक्शन, इस पे माइनस और इस पे प्लस भी हो सकता है, वो भी अट्रैक्शन है। ये पॉजिटिव और ये न्यूट्रल हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा था कि चार्ज बॉडी और न्यूट्रल बॉडी में भी अट्रैक्शन होता है। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज इस पे न्यूट्रल हो सकता है, इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पे न्यूट्रल हो सकता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पे न्यूट्रल हो सकता है, ये नेगेटिव चार्ज और ये न्यूट्रल हो सकता है। आप देख रहे हैं कितनी सारी संभावनाएं हैं आकर्षण के अंदर। यानी अट्रैक्शन में गारंटी से आप ये नहीं कह सकते कि दोनों बॉडी पे चार्ज है। हो सकता है कि दोनों पे चार्ज हो, एक प्लस और एक माइनस हो, और ये भी पॉसिबल है कि दोनों में से कोई एक जो है वो उदासीन हो यानी कि न्यूट्रल हो, ये भी पॉसिबल है। तो इसका मतलब कि अट्रैक्शन में कंफर्मेशन नहीं है कि दोनों पर चार्ज है,
लेकिन अगर रिपल्शन है दोनों में, अगर मैं कह दूं कि बॉडी ए है, ये बॉडी बी है और दोनों के बीच में रिपल्शन यानी कि प्रतिकर्षण है, तो गारंटेड बात है कि दोनों के ऊपर चार्ज है। समझे स्टूडेंट्स? अगर दो बॉडीज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन यानी स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण है, इस बात की गारंटी है कि दोनों पर चार्ज है और दोनों पर चार्ज एक जैसा है, यानी या तो दोनों पर पॉजिटिव होगा या दोनों पर नेगेटिव होगा। क्लियर हो पा रहा है आपको? तो हम देखते हैं कि ये रिपल्शन का केस हो गया, ये अट्रैक्शन हो गया। रिपल्शन में गारंटी है दोनों पे चार्ज होने की, अट्रैक्शन में दोनों पर चार्ज होने की कोई गारंटी नहीं। क्लियर? इसलिए हम कहते हैं कि रिपल्शन इज द ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। चलिए इस पर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, पुराना जो नीट के एग्जाम का क्वेश्चन है वो हम बात करते हैं कि कैसे इसका मतलब है और कैसे हम इसको आगे पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि वी हैव 5 मेटालिक आइडेंटिकल बॉल्स, 5 आइडेंटिकल मेटालिक बॉल्स, अर्थात हमारे पास 5 धातु की ऐसी गेंदें हैं जो कि आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? आइडेंटिकल का मतलब होता है कि शेप और साइज में एक जैसे। ठीक है, हमारे पास 5 स्फेरिकल बॉल हैं, धातु के गोले हैं जो एक जैसे हैं। अब नाम इसमें दे सकते हैं, आप बोल दीजिए कि ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3 हो गया ये हमारे पास, ये हो गया 4, ये हो गया 5। ठीक, हमें ये कहा जाता है कि बॉल 2 और 3 में रिपल्शन है यानी कि प्रतिकर्षण। ये कहा जाता है कि 4 और 5 में भी रिपल्शन है यानी कि प्रतिकर्षण है। 3 और 4 में अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण है। 1 और 2 में आकर्षण है और 4 और 1 में भी अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण है। तो चार्ज ऑन बॉल ए, बॉल 1 कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ये आपका पुराना नीट का जब होता था सीपीएमटी बोलते थे, उस टाइम पे ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। बताइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, नहीं है तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। हमारे पास 5 मेटालिक बॉल्स यानी धातु के गोले हैं, दे आर आइडेंटिकल यानी कि शेप और शेप साइज में बिल्कुल एक जैसे हैं। उन सब पर बस केवल ये कंडीशन दी है कि कौन कौन अट्रैक्शन कर रहा है। 2 और 3 में रिपल्शन यानी कि प्रतिकर्षण है, 4 और 5 में भी रिपल्शन यानी कि प्रतिकर्षण है, 3 और 4 में आपके पास अट्रैक्शन है, 1 और 2 में अट्रैक्शन है और 4 और 1 में अट्रैक्शन है। तो बॉल 1 पर चार्ज कितना होगा ये आपको बताना है। ट्राई कीजिए क्वेश्चन, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे सॉल्व करना है। स्क्रीन को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है? अट्रैक्शन से सॉल्व करें या रिपल्शन से करें? रिपल्शन यानी कि प्रतिकर्षण। रिपल्शन इज द ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी कि इसमें ही गारंटी है कि दोनों पर चार्ज है। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत में हम मानते हैं कि इन दोनों में चूंकि रिपल्शन क्वेश्चन में दिया है तो दोनों पे एक जैसा चार्ज होगा। तो अगर दोनों पर एक जैसा चार्ज है तो माना दोनों पर पॉजिटिव है। आप कहेंगे सर हम दोनों पे नेगेटिव भी तो मान सकते हैं। मान लीजिए, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दोनों पे नेगेटिव भी मान के चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये नहीं बोल सकते कि सर एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि रिपल्शन है, प्रतिकर्षण, और इसमें दोनों पर एक जैसा आवेश होगा लेकिन दोनों पर होगा। ठीक, इस पर प्लस और इस पर प्लस माना क्योंकि गिवन कंडीशन है, दोनों में रिपल्शन है। फिर हमने इस पर प्लस और इस पर भी प्लस मान लिया, क्यों? क्योंकि दोनों पे रिपल्शन है। फिर हमें समझ में आया कि इसमें और इसमें अट्रैक्शन है। अगर इसमें और इसमें अट्रैक्शन यानी आकर्षण है, अगर इनमें अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण है, तो स्टूडेंट्स आप खुद सोचिए कि अगर इनमें अट्रैक्शन है तो दोनों पे पॉजिटिव तो नहीं हो सकता, किसी एक को तो नेगेटिव करना पड़ेगा। तो मैंने इसको नेगेटिव किया। फिर पता लगा इसमें और इसमें तो ऑलरेडी रिपल्शन है, तो माइनस प्लस तो नहीं हो सकता ना, तो इस पे दोनों पे क्या करना पड़ेगा? माइनस मानना पड़ेगा। अगर आप इन दोनों को माइनस लेके चलते तो बच्चों ये दोनों ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाते। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। चलिए, फिर होता है कि 2 और 1 में क्या है? अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण।
तो अगर 2 और 1 में अट्रैक्शन दे रखा है हमारे को, तो स्टूडेंट्स आप ये बताइए कि भाई 2 पर चार्ज है पॉजिटिव, 1 पर क्या होगा? अगर ये बॉल इस बॉल को अट्रैक्ट कर रही है और इस बॉल पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर क्या होगा? या तो नेगेटिव होगा या फिर न्यूट्रल होगा। अरे यही तो दो कंडीशन है जो पॉसिबल है हमारे पास, यही तो दो कंडीशन है। अगर ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, तो इस पर या तो कोई चार्ज नहीं होगा यानी कि न्यूट्रल, उदासीन, नेट चार्ज 0, या फिर ये माइनस का होगा ताकि प्लस माइनस में अट्रैक्शन हो। और क्वेश्चन में ये भी दिया है कि बॉल 4 और बॉल 1 में भी अट्रैक्शन है, बॉल 4 और बॉल 1 में भी अट्रैक्शन है। तो अगर बॉल 4 हमारे पास नेगेटिव है तो बॉल 1 क्या होगी? या तो होगी पॉजिटिव या होगी न्यूट्रल। हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी, अट्रैक्शन जो है वो चार्ज और न्यूट्रल बॉडी में भी पॉसिबल है। अब इस बॉल पर एक साथ नेगेटिव और पॉजिटिव तो हो नहीं सकता, तो केवल और केवल क्या ऑप्शन बचा हमारे पास? न्यूट्रल, यानी कि उदासीन है। बॉल 1 का नेट चार्ज जो है वो कितना है? 0 है। बॉल 1 का नेट चार्ज हमारे पास कितना स्टूडेंट्स? 0, यानी कि बॉल 1 जो है वो न्यूट्रल है। इस तरह से आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर आप इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके सामने। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है हमारे पास, अगला जो इसका आवेशों का गुण है वो है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस यानी कि आवेशों का योग या योज्यता, हम बोलते हैं आवेशों की योज्यता, या इसको योग करना भी बोलते हैं, सम करना, जोड़ करने से बराबर है। अब आप बताइए कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, उसका नेट चार्ज होगा एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस ऑफ द सिस्टम। नेट चार्ज, ठीक है बच्चों। देखिए कोई भी सिस्टम है, इस सिस्टम में एक चार्ज है Q1, दूसरा है -Q2, तीसरा है Q3। तो नेट चार्ज जो है, Q नेट जो है वो हो जाएगा Q1 प्लस Q2, बट Q2 चूंकि नेगेटिव है तो Q1 माइनस Q2 और प्लस में Q3। देख लो बच्चों, मतलब इतनी सी प्रॉपर्टी वो मैंने आपको नोट्स के लिए बता दिया है कि इसमें सेंटेंस आपको ये लिखना है कि फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम नेट चार्ज इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इन द सिस्टम। यानी कि किसी भी विलगित निकाय का परिणामी आवेश जो है वो सभी आवेशों के अदिश योग या बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। ठीक है, दोबारा से स्टेटमेंट दे सकता हूं कि किसी भी विलगित निकाय का परिणामी आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग या अदिश योग के तुल्य होता है ना। नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम और स्केलर सम ऑफ ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इन द सिस्टम। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखिए, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखिए। अरे इसीलिए तो बॉडी को न्यूट्रल कहा जाता है, अगर उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हो, यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, जोड़ दोगे तो नेट कितना हो जाएगा? 0। ये हमको इसमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अच्छा तो ये दोनों पॉइंट्स हो गए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। आप तब तक रिवाइज कीजिए, मैं बोर्ड साफ करता हूँ। अगली जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और न्यूमेरिकल पर्पस से भी बहुत ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी मानी जाती है, उसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आई होप यहाँ पे आपको बोर्ड नजर आ रहा होगा। उसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेशों का क्वांटीकरण, हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटाइज करना। क्वारंटाइन मत पढ़ना बच्चों, आजकल बड़ा क्वारंटाइन आप समझ रहे होंगे, तो क्वारंटाइजेशन कुछ नहीं, ये है क्वांटाइजेशन। ठीक है, क्वांटा, क्वांटा शब्द जो होता है वो होता है किसी भी भौतिक राशि का सबसे न्यूनतम मान जिसको कि हम लोग
आदान प्रदान कर सके, यानी मिनिमम ट्रांसफरेबल वैल्यू। तो बच्चों मिनिमम ट्रांसफरेबल वैल्यू जो है उसको हम बोलते हैं किसी बॉडी का क्वांटा। मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाता हूँ। बच्चों अगर आपको चार्ज ट्रांसफर करना है तो कम से कम क्या कर सकते हो? आप बोलेंगे सर अगर मुझे एक बॉडी को चार्ज करना है या एक बॉडी से चार्ज दूसरे बॉडी पे देना है तो या तो इलेक्ट्रॉन में दूंगा या इलेक्ट्रॉन में लूंगा, क्योंकि जैसे ही एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन उठा के दूसरी बॉडी पे दिया जाता है तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन आपने उठाया उस पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और वो इलेक्ट्रॉन जिस बॉडी को आपने दे दिया उस पर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। तो जिस पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई उस पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी +1.6 10⁻⁻19 कूलम। और वो इलेक्ट्रॉन आपने जिस बॉडी को दे दिया उस बॉडी पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी कि -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज दोनों पे बराबर है, किया क्या आपने? एक इलेक्ट्रॉन उठा के इसको दे दिया तो इस पर एक की कमी, इसको एक का फायदा, तो इस पर उतनी ही कमी के बराबर चार्ज, इस पर उतने ही ज्यादा होने के बराबर नेगेटिव चार्ज। क्लियर हुआ? तो कम से कम कितना चार्ज आप दे सकते हैं? आप बोलेंगे सर हम कम से कम एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, और सत्य यही है। हालांकि अभी बच्चों आगे और खोज चल रही है, आगे क्वार्क मॉडल्स आ गए हैं, क्वार्क पार्टिकल्स के बारे में पढ़ाया जाता है। तो मैं आपको साइड में बता देता हूँ। देखिए क्वार्क जो है स्वतंत्र अस्तित्व तो इसका अभी तक नहीं पता लगा है, लेकिन क्वार्क पार्टिकल्स के बारे में बात होती है। तो जब भी अप क्वार्क होता है तो 2e/3 बोलते हैं, और डाउन क्वार्क होता है हम लोग तो माइनस का e/3 बोलते हैं। इसीलिए जब हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बात करते हैं तो इसको UUB बोलते हैं, यानी 2e/3 + 2e/3 - e/3। तो ये हो जाएगा 4e - 3e/3, यानी कि पॉजिटिव e। अच्छा, न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो ये UDD होता है, यानी अप डाउन डाउन, यानी 2e/3 - e/3 - e/3, यानी कि 0। कोई विशेष महत्व वाली बात नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी इनका स्वतंत्र अस्तित्व तो पता नहीं लगा, लेकिन हम लोग आगे खोज चल रही है। तो चार्ज तो फिर भी क्वांटाइज रहेगा, लेकिन क्वांटा बदल जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, फिर इलेक्ट्रॉन की जगह क्वार्क पार्टिकल्स हम लोग देखेंगे। तो ये अप क्वार्क होता है, अप क्वार्क, ये होता है डाउन क्वार्क। अप क्वार्क को 2e/3 बोलते हैं, डाउन को -e/3। प्रोटॉन को बोलते हैं अप अप डाउन, तो 2e/3 मल्टीप्लाई यहाँ लिखा है लेकिन यहाँ पॉजिटिव होता है, 2e/3 + 2e/3 - e/3। आप ध्यान से देखें तो सिर्फ e बन रहा है, और प्रोटॉन पे e के बराबर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन बोलते हैं अप डाउन डाउन, UDD। तो अप की जगह होगा 2e/3, डाउन की जगह -e/3, इस डाउन की जगह भी -e/3। तो ध्यान से देखें तो ये भी -2e/3 बन गया, ये पॉजिटिव है, कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया। तो क्वार्क मॉडल भी आजकल पढ़ा जा रहा है, बट ठीक, हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं हमारे सिलेबस में ये चीजें जो है, हम इलेक्ट्रॉन ही क्वांटा फिलहाल ट्रांसफरेबल वैल्यू। तो हम बोलेंगे कि भाई Q = नेट चार्ज ऑफ अ बॉडी नेट चार्ज ऑफ अ बॉडी, Q ± NE। Q जो होता है हमारे पास ये होता है टोटल चार्ज, N जो है ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E जो है ये होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। बच्चों इसको डिटेल में समझ सकते हैं, बहुत डिटेल में समझते हैं, लेकिन पहले हम एक एग्जांपल करते हैं बहुत छोटा सा। आप लोगों ने स्टूडेंट्स अभी एटीएम से पैसे निकाले होंगे, है ना? तो जरा बताओ कि अगर एटीएम से आपने स्वयं नहीं भी निकाले हैं, घर में किसी ने भी पैसे निकाले हैं, तो एटीएम से कम कितने रुपए आप निकाल सकते हो? मिनिमम 100 रुपए निकाल सकते हो। कुछ एटीएम ने 50 रुपए भी देने शुरू कर दिए, ठीक है? तो हालांकि उससे आंसर पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्वांटा बदल जाएगा। तो चलिए हम पहले बात करते हैं कि आप एटीएम से 100 रुपए निकाल सकते हो। तो आपने 100 रुपए निकाले, ध्यान देना बच्चों। तो इसको मैं इससे कैसे आपको रिलेट करके दे रहा हूं कि आपने कहा 100 × 1 = 100। आप कम से कम 100 रुपए निकाल सकते हो। तो जब कम से कम 100 रुपए निकाल सकते हो तो मैंने ई को मान लिया 100, और कितना नोट निकाला? 1। तो n को 1 रख दिया, तो 1 × 100, टोटल पैसे कितने हो गए? 100। अब आपको बच्चों चाहिए 125 रुपीज, 125 रुपए। तो आप क्या करेंगे? या तो 100 रुपए से काम चलो, या फिर आपको निकालने पड़ेंगे
200 रुपए, तो 200 रुपए आपको निकालने पड़ेंगे। तो आपने वास्तव में जो निकाला, भले ही एक नोट मिले लेकिन वास्तव में 100 के 2 नोट है। तो आपने क्या किया, आपने किया कि 100 को 2 बार निकाल लिया और टोटल रुपए आपके पास आ गए 200 रुपए। ठीक है, अब ध्यान से देखें तो ये 100 कहीं नहीं जा रहा है। अब आप बताओ, आपने 625 रुपए निकालने हैं स्टूडेंट्स, क्या आप निकाल सकते हैं 625 रुपए? नहीं। आप या तो 600 में काम चलाओ या 700 निकालो। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे भाई हम निकालेंगे 100 इंटू 7, यही तो हो सकता है ना, 100 इंटू 7। आप 100 इंटू 7 निकालेंगे तो आपके पास टोटल रुपीस कितने होंगे, 700। अब ध्यान से देखिए कि ये फिक्स वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी कि जितनी बार भी निकालोगे एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे। अब एक छोटा सा चार्ज देना है मिनिमम, तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दो। उससे थोड़ा सा ज्यादा चार्ज ट्रांसफर करना है तो आप 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दो। उससे थोड़ा सा ज्यादा करना है तो 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दो। लेकिन हर बार इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर करोगे, जैसे कि हर बार 100 का नोट ही निकलेगा। तुम केवल ये कर सकते हो, तुम एक निकालो चाहे 1000 निकालो। क्या आप बात समझ पा रहे हो? आप बोले नहीं सर हम तो 500 का नोट निकालते हैं, कोई बात नहीं, निकाल लो। 500 को भी तो मैं लिख सकता हूँ 100 गुणा 5। 500 का नोट किसी दुकानदार को दोगे और कहो भैया चेंज कर दो, और 100 के नोट में चेंज करो, तो 100 के 5 ही देगा, 6 नोट तो नहीं देगा ना। तो इसका मतलब कि 500 को भी 100 को 5 बार निकाला आपने और टोटल अमाउंट 500। तो बस ये टोटल अमाउंट है, ये नंबर ऑफ नोट है कि कितने निकाल रहे हो, और ये एक 100 का नोट है। इस तरह से आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। यानी कि अब मैं इस एग्जांपल को हटा देता हूं कि आप कम से कम एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हो, उससे ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 10 टाइम्स इलेक्ट्रॉन। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि जी हम एक इलेक्ट्रॉन पूरा निकालेंगे, एक को आधा तोड़ देंगे बीच में से। और क्या स्टूडेंट, तो कम से कम कितना दे सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन। तो n को अगर आप 1 लिख दो तो कम से कम आप दोगे 1 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 इंटू, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये टोटल हो गया हमारे पास, क्योंकि Q की वैल्यू भी कितनी आ गई हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अब अगर आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो 2 इंटू ई कर दो, तो एक की जगह आ जाएगा 2 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 100 रुपए हुई 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो टोटल कितना हो गया, ये टोटल कितना हुआ 3.2 हो गया ना, ये हो गया हमारे पास। अब आपको और निकालने हैं तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर हम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, निकाल लो। जैसे ही 3 करोगे तो मल्टीप्लाई तो स्मॉल ई से करोगे ना, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। तो 3 इंटू ई की वैल्यू वही 1.6, तो 16 या 48, यानी कि 4.8 इंटू 10⁻⁹। यानी कि बच्चों कम से कम ये कर सकते हो, इसके तुरंत बाद फिर यही कर सकते हो। बीच में ये नहीं कि सर हम 1.9 इंटू 10⁻⁷ निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। या तो ये निकालोगे या ये निकालोगे, उससे ज्यादा करोगे तो फिर 4.8, 16 चौको 64, 6.4, फिर 16 है ना, 1.6 के हिसाब से बता रहा हूँ, फिर 16 6 96, 96, तो 9.6 इंटू 10⁻⁹, 6 इलेक्ट्रॉन निकालो। यानी आपके पास चार्ज निकालने की फिक्स लिमिट है कि आप फिक्स वैल्यू निकाल सकते हो, मन मर्जी वैल्यूज नहीं निकाल सकते। ठीक उसी तरह कि आप 870 रुपीज नहीं निकाल सकते, या तो 800 निकालोगे या 900 निकालोगे। तो अगर स्टूडेंट्स स्टेटमेंट के अंदर लिखना है तो आप चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नेट चार्ज विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर, है ना, दोबारा बोलता हूँ, नेट चार्ज विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ चार्ज विच इज कॉल्ड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित होने वाला आवेश के न्यूनतम मान, यानी इलेक्ट्रॉनिक आवेश। वापस से बोलता हूँ, एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित होने वाला आवेश के न्यूनतम मान, ब्रैकेट में चाहो तो ए लिख देना, के पूर्ण गुणज के बराबर होता है, पूर्ण गुणज के बराबर होता है। तुम चाहो तो n को 0 कर दो तो ट्रांसफर हुआ ही नहीं। तो बच्चों जरा बताओ कि n की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 1 2 3 इनफिनिट। क्या n की वैल्यू पॉइंट्स में पॉसिबल है क्या? नहीं, अरे इलेक्ट्रॉन तोड़ दे थोड़ी निकालोगे, तो हमेशा पूर्ण गुणज इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में निकलेगा। आई होप आपको ये समझ में आया स्टूडेंट्स। वापस से देख लो, इसको रिवाइज कर लो अच्छे से। इस पर चलो कुछ न्यूमेरिकल्स करवाता हूँ आपको, तो आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा।
देखिए बोर्ड के एग्जाम में और नीट जेई के एग्जाम में बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि ये कहा जाता है कि क्वेश्चन आ गया आपके पास क्या 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम पॉसिबल है, यानी कि क्या यह आवेश संभव है। बताओ बताओ ये संभव है क्या 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम चार्ज जो है पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, बताना पड़ेगा स्टूडेंट्स। बताइए। जब भी ऐसा करना हो तो ये क्यू की वैल्यू है, क्यू की जगह पे लिखा है ना नेट चार्ज, तो यही है। ई की वैल्यू आपको पहले से पता है, ई आपके पास हमेशा से फिक्स है। ई जो है वो है आपका 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम। आपको सिर्फ पॉसिबिलिटी देखने के लिए ये देखना है कि भाई इलेक्ट्रॉन बीच में से तोड़ के तो नहीं निकाला गया, यानी n की वैल्यू चेक करनी है, और n मस्ट बी इंटीजर 1 2 3 4 5 6। तो जब भी आपको ये चेक करना हो कि चार्ज पॉसिबल है तो n इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई कर दो, और आंसर पॉइंट से नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आप कर सकते हैं n। अच्छा बच्चों, ये प्लस माइनस क्यों लगाया गया इस फॉर्मूला में, बताइए क्या मायने हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लगाने के। इसके मायने ये हैं कि चार्ज दिया भी जा सकता है, लिया भी जा सकता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहां सॉल्व करते हैं। n इज इक्वल टू हो गया आपके पास q अपॉन ई। तो बच्चों देखो q कितना आपके पास, q है 6.4 इंटू 10 पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई ई कितना है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। इससे ये हो गया कैंसिल, 16 चौको 64। समझ गए बच्चों, 10 की पावर माइनस 19 से 10 की पावर माइनस 19 कैंसिल हो गया, तो 6.4 अपॉन 1.6, तो 16 चौको 64। 1.6 को सीधा पॉइंट से पॉइंट उड़ा दीजिए 4। n की वैल्यू 4 है, क्या पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। n इज इक्वल टू 4, आपने 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं जो कि पॉसिबल है, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ये आवेश संभव है। दिस चार्ज इज पॉसिबल एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इज 4। यानी इस क्वेश्चन को आप ये समझ लीजिए कि किसी ने आपसे पूछा कि क्या 400 रुपए एटीएम से निकाले जा सकते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ सर निकाले जा सकते हैं। और कितने 100 के नोट निकालेंगे, 4। ठीक है, चलिए और एग्जांपल लेते हैं। मैं बोर्ड साफ करता हूं और आप तब तक क्वेश्चन सॉल्व करिए और बताइए क्या 6.4 इंटू 10 पावर माइनस 18 कूलॉम पॉसिबल है क्या, चेक करिए। So students, is this charge possible? बताइए। क्या करना पड़ेगा, n की वैल्यू निकालो। n इज इक्वल टू q विच इज 6.4 इंटू 10 पावर माइनस 18 डिवाइडेड बाई e। की वैल्यू कितनी थी 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। अरे हर बार ये तो करना होता है, n इज इक्वल टू q अपॉन e करते हैं, तो q हमारे पास कितना है 6.4 इंटू 10 पावर माइनस 18 है ना। हमें n निकालना है, q अपॉन e कर रहे हैं तो e फिक्स है, और q की जो वैल्यू हमारे को दी है वो है 6.4 इंटू 10 पावर माइनस 18। 6.4 इंटू 10 पावर माइनस 18। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि 16 चौको 64 तो हो गया, 4 टाइम्स आ गया, तो क्या आंसर 4 आ गया, नहीं। माइनस 19 ऊपर जाएगा तो प्लस का 19 हो जाएगा, और ये माइनस 18 है, यानी कि 10 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। अरे नेगेटिव 19 है ना, ऊपर गया तो पॉजिटिव 19। देखो इस वाले में तो माइनस 19 से माइनस 19 कैंसिल हो गया था, यहाँ पे माइनस 19 ऊपर जाएगा तो प्लस का 19 बन जाएगा, प्लस का 19 माइनस का 18, यानी 10 की पावर 1 बचेगा। 10 की पावर 1 का मतलब होता है 10, और 10 इंटू 4 इज 40, तो 40 जो है n की वैल्यू बिल्कुल पॉसिबल है, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन बन जाएगा।
40 बिल्कुल पॉसिबल है, ये हमारे पास आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर -20 कर देता तो क्या होता, -20 कर देता तो क्या होता, तो होता कि भैया अगर ये -20 है तो -20 डिवाइडेड बाई -19, -19 ऊपर जाके प्लस का 19 होता, तो -20 प्लस का 19 10⁻⁻1 यानी 10 बटे में आ जाता, और 4/10 हो जाता 0.4, और वो पॉसिबल नहीं होता क्योंकि 0.4 तो वैल्यू हो ही नहीं सकती ना, या तो n की वैल्यू 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि चार्ज पॉसिबल है कि चार्ज पॉसिबल नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने ले लेता हूँ मैं इसका प्रैक्टिस पर्पस से। 0.96 इंटू 10⁻⁻17 कूलॉम, बताइए पॉसिबल है कि नहीं है, और अगर है तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, बताइए। स्टूडेंट्स कैसे होगा ये, सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा? आप बोले सर 0.96 है, 0.96 को हम लोग 9.6 पे लिख सकते हैं क्या? इसको 0.9 से 96, इसको बड़ा कर देंगे तो इसको छोटा करने के लिए -18 करना पड़ेगा ना, क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या? जरा चेक करके बताना भाई, हो सकता है गलत लिखा हो, तो आप जरा चेक करके बताओ क्या ये दोनों एक ही बातें हैं या अलग अलग है? भाई जैसे ही आप इसको पॉइंट को इधर ले जाएंगे तो आपने इसको बड़ा कर दिया, तो इसको छोटा करने के लिए -18 करना पड़ेगा, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि देखो 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया आपने, ठीक है। या आप एक काम करिए, 0.96 है तो आप चाहें तो बच्चों लिख सकते हैं 0.96 को 96/100, और ये क्या है 10⁻⁻17, ठीक है। तो आप 100 को लिख सकते हैं 10 × 10, देखो पावर 1 है दोनों 10 की, इस 10 को ऊपर ले जाएं तो ये 10⁻⁻18 बन जाएगा, क्योंकि -17 और -1 -18, और बचा हुआ जो एक 10 है वो इसको 9.6 बना देगा। अरे समझ गए ना, तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब ये Q की वैल्यू है, तो अब बताओ n कितना होगा, n = Q/E हो जाएगा। Q आपके पास है 9.6 × 10⁻⁻18, E की वैल्यू दे दो, ठीक है। E की वैल्यू कितनी है 1.6 × 10⁻19, और ये कितना है 9.6 × 10⁻18, देखिए 16 छिकी 96, 6 आ गया, -19 ऊपर गया तो प्लस का 19 हो गया, तो प्लस का 19 -18 कितना 10 हो गया, 60, और 60 हमारे पास पॉसिबल है। आप बोलेंगे सर सारे सारे पॉसिबल के एग्जांपल करवा दिए, नॉट पॉसिबल के क्या कराओगे? एक काम करो 9.4 कर दो, जैसे ही 9.4 करोगे 1.6 से पूरा पूरा डिवाइड होगा ही नहीं, या 10 की पावर को उलझा लो, -19 से 20 कर दो, 21 कर दो, 22 कर दो, समझ लो 9.6 × 10⁻18 डिवाइड में E आ गया, ये ऊपर गया तो इसने 10 बन गया, 10 × 6 60, 60 इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस चार्ज इज पॉसिबल, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी कि आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण या आवेशों का संरक्षण। क्या मतलब है स्टूडेंट्स, आवेशों के संरक्षण से हमारा मतलब यह है कि आवेशों को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, हमारे गली के सब्जी वाले जो हैं वो इस समय सब्जी बेच रहे हैं, देखिए वो अपना काम कर रहे हैं, वो साइलेंट मोड में तो सब्जी बेचेंगे नहीं, है ना, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करते हैं, आप लोग अपना काम कीजिए, पढ़ाई में ध्यान दीजिए बच्चों, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी आवेशों का संरक्षण, इसमें हम बोलते हैं कि आवेशों को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही इन्हें नष्ट किया जा सकता है, इन्हें केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। चार्जेस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, they can be just transferred from one body to
अगर, बस ये इसका मतलब है। इससे अगर और अच्छे से हम बोले आजकल की नई डेफिनेशन के हिसाब से, तो हम बोलेंगे कि चार्जेस कैन बी क्रिएटेड और कैन बी डिस्ट्रॉयड ओनली इन पेयर्स, यानी आवेशों को उत्पन्न भी कर सकते हैं, नष्ट भी कर सकते हैं युग्म के रूप में, ओनली इन पेयर्स। और पेयर्स के अंदर हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का जोड़ीदार कौन होता है बच्चों? प्रोटॉन नहीं, पॉजिट्रॉन। द फर्स्ट एंटी पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल यानी प्रतिकण जो है वो पॉजिट्रॉन होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वही वो होता है, बस फर्क कितना है, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव उतना चार्ज पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव। अब आप बोलेंगे सर उतना ही चार्ज तो प्रोटॉन के पास भी होता है पॉजिटिव, बट प्रोटॉन का मास यानी कि द्रव्यमान जो है वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बराबर इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये इक्वेशन है। अगर आप लोग को पार्टिकल फिजिक्स पढ़ने का मौका मिलेगा बच्चों, तो आप ये इक्वेशन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और जब तक नहीं पढ़ रहे हैं आपको पार्टिकल फिजिक्स, तब तक आप इस इक्वेशन को याद कर लीजिए। ये गामा फोटॉन्स हैं, दोनों का चार्ज 0 होता है, और ये होता है हमारे पास पॉजिट्रॉन, और ये जो होता है हमारे पास ये होता है इलेक्ट्रॉन। इसका चार्ज भी होता है 0 + 0। ठीक है, पॉजिट्रॉन जितना प्लस में, इलेक्ट्रॉन जितना माइनस में है, नेट चार्ज 0, और इनका चार्ज, फोटोन का चार्ज भी 0 होता है हमारे पास। आगे आप लोग पढ़ लेंगे तो ये 2 फोटोन क्यों लगाए गए हैं, ये चार्ज पैरिटी इनवेरिएंस थ्योरम होती है सीपीटी, उसके हिसाब से लगाया है। आप हायर एजुकेशन में इसको पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, दिस वाज अबाउट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब इसको आप बोलेंगे सर ये तो किताबी भाषा में समझा दिया आपने, इसका वास्तव में मतलब क्या है? वास्तव मतलब ये है स्टूडेंट्स, एक बॉडी पर है 10 कूलम चार्ज, आपने उसमें से 4 कूलम किसी और बॉडी को दे दिया, तो अब आपसे कोई पूछे कि 10 कूलम का हिसाब किताब क्या है, तो आप बोलेंगे सर हिसाब किताब है भाई, 4 दूसरे को दे दिया तो 6 बचा, तो कंजर्वेशन है क्योंकि आपके पास हिसाब किताब है। अब आप कहेंगे सर 10 में से 4 किसी को दे दिया और बॉडी में बचा 5, तो बच्चों अगर बॉडी में बचा 5 तो आपके पास तो कोई हिसाब किताब नहीं है, क्योंकि जब 5 बचा तो 5 + 4 तो 9 हो गया। तो यहाँ पे आपको कंजर्वेशन समझ में है कि कंजर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भाई आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी को टच करवाएंगे, तो इस बॉडी पर जो पहले चार्ज था वो इसको टच करवाने के बाद जो चार्ज ट्रांसफर हुआ, दोनों को जोड़ेंगे तो वही बात आएगी। मेरी जेब में 10 रुपए, मान लीजिए मैंने 3 रुपए किसी को दे दिए, तो 7 रुपए बचे, तो अभी भी 7 + 3 10 पूरा हिसाब किताब है आपके पास कि भाई शुरू में भी 10 रुपए थे और बाद में दोनों को जोड़ा जाए तो पैसे 10 रुपए होंगे। अब वो अपने 3 में से 1 रुपया किसी और को भी दे दे, तो अभी भी हिसाब किताब है, क्योंकि 7 फिर उसके बाद बचे 2 और 1 किसी और को दिया तो 1, तो 7 + 2 + 1 अगेन 10 रुपीज, यानी इसे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। शुरुआत में बॉडी में जितना चार्ज है, ट्रांसफर करवाने के बाद भी टोटल चार्ज वही रहता है, किसी एक पर जो चार्ज है वो आगे पीछे हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स आप ये चीज अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो ये हमने अभी जो पढ़े हैं इसमें ये चार्जेस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है, कंजर्वेशन पढ़ लिया है हमने, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, साथ में हमने क्या कहते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज पढ़ा है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है, चार्ज एसोसिएटेड विद मास होता है, चार्ज फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, चार्ज इनवेरिएंट होता है, वन चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट अ न्यूट्रल बॉडी, 2 सिमिलर चार्ज बॉडी हैव जनरली रिपल्शन, 2 आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित भी कर सकती हैं, यानी 2 चार्ज बॉडीज कैन अट्रैक्ट ईच अदर अगर दोनों के मासेस में बहुत ज्यादा फर्क है, तो ये भी हमने पढ़ा है। तो ऑलमोस्ट हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं। स्टेशनरी चार्ज जो है, रुका हुआ आवेश, वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। मूविंग जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों देता है, यानी कि गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र भी देता है और चुंबकीय क्षेत्र भी देता है। त्वरित आवेश जो है एक्सेलरेटेड चार्ज, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी देगा, मैग्नेटिक फील्ड भी देगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी देगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे। और एग्जाम में आया भी है, 2016 नीट में भी पूछा गया है कि भाई नेट चार्ज अगर आपको मतलब देखना है कि पूरे यूनिवर्स में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसका स्रोत क्या है, तो आंसर होता है एक्सेलरेटेड चार्ज, यानी कि त्वरित आवेश। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगली स्लाइड में हम देखते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग।